बी.एड नोट्स विभिन्न राज्यों के सभी विश्वविद्यालयों के छात्रों और विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी में सहायता के लिए तैयार किए गए हैं। कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें। बी.एड एक सेंट ईयर कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन समकालीन भारत तथा शिक्षा लेसन 2 रिव्यू ऑफ एजुकेशन कमीशन एंड पॉलिसीज इन इंडिया। भारत में शिक्षा आयोग और नीतियों की समीक्षा। प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। एडम्स रिपोर्ट। विलियम एडम एक स्कॉटिश मिशनरी, शिक्षाविद और पत्रकार थे। उन्हें 1835 में बंगाल, बिहार और ओडिशा की देशी शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण करने के लिए नियुक्त किया गया था। उन्होंने यह कार्य लॉर्ड विलियम बेंटिंक और बाद में लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में किया। एडम्स रिपोर्ट का कालखंड, पीरियड ऑफ रिपोर्ट। एडम्स ने कुल 3 रिपोर्टें प्रस्तुत कीं। प्रथम रिपोर्ट 1835, द्वितीय रिपोर्ट 1836, तृतीय रिपोर्ट 1838। एडम्स रिपोर्ट का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडम्स रिपोर्ट, भारतीय पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करना, गुरुकुल, पाठशालाओं और मदरसों आदि की कार्यप्रणाली को समझना, स्थानीय भाषा में शिक्षा की भूमिका का विश्लेषण करना, ब्रिटिश सरकार को भारतीय शिक्षा के सुधार हेतु सुझाव देना। एडम्स रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं, मेन फीचर्स ऑफ एडम्स रिपोर्ट। 1. देशी शिक्षा व्यवस्था का वर्णन। शिक्षा की पहुंच। अधिकांश विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में थे। निम्न वर्ग के बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, हालांकि संख्या सीमित थी। वर्ग और जाति आधारित भेदभाव विद्यमान था। 3. शिक्षकों की स्थिति। शिक्षक को गुरु कहा जाता था और उन्हें समाज द्वारा सम्मानित किया जाता था। उन्हें वेतन नहीं बल्कि दान दक्षिणा के रूप में पारिश्रमिक मिलता था। 4. पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियां। पाठ्यक्रम में रामायण, महाभारत, ज्योतिष, तर्कशास्त्र, गणित और संस्कृत अरबी शामिल थे। शिक्षा प्रणाली रटने, मेमोराइजेशन पर आधारित थी। कोई लिखित परीक्षा प्रणाली नहीं थी। 5. शिक्षा का माध्यम। शिक्षा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में दी जाती थी। संस्कृत और अरबी फारसी उच्च शिक्षा के लिए प्रयुक्त होती थीं। एडम्स के निष्कर्ष, कंक्लूजन्स ऑफ एडम्स रिपोर्ट। भारत में पहले से ही एक सुदृढ़ और सक्रिय शिक्षा प्रणाली थी, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। ब्रिटिश नीतियों, विशेषतः मैकॉले की नीतियों, ने इस देशी शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। शिक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए मूल्यांकन और समर्थन की आवश्यकता है, ना कि के। शिक्षा की पहुंच। अधिकांश विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र। एंग्लो ओरिएंटल कंट्रोवर्सी। एंग्लो ओरिएंटल विवाद, एंग्लो ओरिएंटल कंट्रोवर्सी भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और विचारणीय विवाद था, जो 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ। यह विवाद मुख्य रूप से पारंपरिक भारतीय शिक्षा, ओरिएंटल लर्निंग, और पश्चिमी शिक्षा, एंग्लो सैक्सॉन और वेस्टर्न एजुकेशन, के बीच था। इसने भारतीय शिक्षा नीति पर गहरे प्रभाव डाले और बाद में ब्रिटिश शासन की शिक्षा नीति को प्रभावित किया। नीचे एंग्लो ओरिएंटल विवाद का विस्तृत विवरण हिंदी में दिया गया है। एंग्लो ओरिएंटल विवाद, एंग्लो ओरिएंटल कंट्रोवर्सी, विस्तार से। विवाद की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड ऑफ द कंट्रोवर्सी। 19वीं शताब्दी का प्रारंभ भारतीय समाज में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चलते राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक बदलावों का समय था। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में भी अंग्रेजी शासन ने महत्वपूर्ण बदलाव किए।
इस समय ब्रिटिश सरकार और भारतीय समाज के कुछ प्रमुख वर्गों के बीच शिक्षा को लेकर मतभेद थे। विवाद की मुख्य बिंदु थी पारंपरिक भारतीय शिक्षा प्रणाली ओरिएंटल लर्निंग और पश्चिमी शिक्षा प्रणाली वेस्टर्न एजुकेशन के बीच चयन। एंग्लो ओरिएंटल कंट्रोवर्सी। एंग्लो ओरिएंटल विवाद एंग्लो ओरिएंटल कंट्रोवर्सी भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और विचारणीय विवाद था जो 19वीं विवाद के मुख्य कारण कॉजेस ऑफ द कंट्रोवर्सी। ब्रिटिश सरकार की शिक्षा नीति। ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारतीय समाज में अपनी नीतियों और संस्कृतियों को फैलाना था। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना शुरू किया था जिससे पारंपरिक भारतीय शिक्षा को खतरा था। मैकॉले का प्रस्ताव मकॉलेस मिनट 1835 उदास स्माइली थॉमस बैबिंगटन मैकॉले ने 1835 में एक ऐतिहासिक संदेश मिनट प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने यह सुझाव दिया कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए ताकि भारतीयों को पश्चिमी सभ्यता से अवगत कराया जा सके। मैकॉले के अनुसार भारतीय पारंपरिक शिक्षा को विस्मयकारी रूप से घटिया माना गया और उन्होंने भारतीय भाषाओं को अनावश्यक बताया। पारंपरिक भारतीय शिक्षा प्रणाली। भारतीय शिक्षा में संस्कृत, फारसी, उर्दू, तर्कशास्त्र और दर्शनशास्त्र पर जोर दिया जाता था जो भारतीय संस्कृति और धर्म से गहरे जुड़े हुए थे। इस शिक्षा प्रणाली में गुरुकुल और मदरसों का महत्वपूर्ण स्थान था। सांस्कृतिक पहचान का संकट। भारतीय समाज के कई हिस्से विशेषकर हिंदू समुदाय इस बात को लेकर चिंतित थे कि यदि अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया तो भारतीय संस्कृति और संस्कृतियां मृतप्राय हो जाएंगी और भारतीय अपनी सांस्कृतिक पहचान खो देंगे। मैकॉलेस मिनट्स। मैकॉले की मिनट्स पर विस्तृत नोट। भूमिका मैकॉले की मिनट्स। मैकॉलेस मिनट्स 1835 में लॉर्ड थॉमस बबिंगटन मैकॉले द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है जो ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय शिक्षा नीति को लेकर एक अहम भूमिका निभाता है। इसे भारतीय शिक्षा प्रणाली पर ब्रितानी दृष्टिकोण और उनके शैक्षिक उद्देश्य को स्पष्ट करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्तुति माना जाता है। यह दस्तावेज भारतीय शिक्षा के भविष्य पर गहरे प्रभाव डालने वाला था और इसमें भारतीयों के लिए अंग्रेजी शिक्षा को प्राथमिकता देने की सिफारिश की गई थी। मैकॉले की पृष्ठभूमि। लॉर्ड मैकॉले ब्रिटिश सरकार के एक अधिकारी थे जो 1834 में भारतीय संसद के सदस्य बने। उन्होंने भारत में शिक्षा के सुधार हेतु एक समिति बनाई जिसे इंडियन एजुकेशन कमेटी कहा गया। मैकॉले ने अपनी रिपोर्ट 1835 में प्रस्तुत की जिसे मैकॉले की मिनट्स के नाम से जाना गया। इस रिपोर्ट में उन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली के बारे में अपनी राय व्यक्त की जो भारतीय समाज और संस्कृति के लिए अत्यंत विवादास्पद साबित हुई। मैकॉले की मिनट्स के प्रमुख बिंदु। भारतीय शिक्षा की आलोचना। मैकॉले ने भारतीय शिक्षा प्रणाली की तीव्र आलोचना की। उनके अनुसार भारतीय शिक्षा प्राचीन संस्कृत और अरबी साहित्य पर आधारित थी और यह बिल्कुल अनुपयोगी थी। उन्होंने इसे पिछड़ा और अव्यवस्थित बताया। उनका मानना था कि भारतीय शिक्षा में न तो प्रौद्योगिकी, विज्ञान या गणित जैसे विषय थे और न ही यह आधुनिकता से मेल खाती थी। अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन। मैकॉले ने अपनी रिपोर्ट में अंग्रेजी शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया। उनका मानना था कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से भारतीय समाज में बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने यह सुझाव दिया कि भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा दी जानी चाहिए क्योंकि अंग्रेजी ज्ञान से वे यूरोपीय सभ्यता और विज्ञान के साथ जुड़ सकते थे। उनके अनुसार यह भारतीयों को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रदान करेगा। भारतीय भाषा और साहित्य का अवमूल्यन। मैकॉले ने भारतीय भाषाओं, विशेष रूप से संस्कृत और अरबी का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि इन भाषाओं में कोई गुणात्मक मूल्य नहीं था और ये केवल पुरानी और अनुपयुक्त थीं। उनके अनुसार भारतीय भाषाएं उच्च शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं थीं और इन्हें छोड़कर अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए।
ब्रिटिश शासन का समर्थन मैकॉले ने यह माना कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए एक वरदान है और इसे भारतीय समाज के उत्थान का मार्गदर्शन करना चाहिए। अंग्रेजी शिक्षा से भारतीयों के मनोवृत्तियों में बदलाव आएगा और वे ब्रिटिश शासन के प्रति अपनी निष्ठा दिखाएंगे। इसके माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत किया जा सकेगा। वुड्स डिस्पैच 1854। वुड्स डिस्पैच 1854 पर विस्तृत नोट। भूमिका वुड्स डिस्पैच, जिसे भारतीय शिक्षा पर 1854 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी किया गया एक महत्वपूर्ण सरकारी आदेश कहा जाता है, भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर है। यह आदेश लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार के शिक्षा मामलों के महानिदेशक सर चार्ल्स वुड द्वारा तैयार किया गया था। इसे भारतीय शिक्षा के एक नए युग की शुरुआत माना जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से भारतीय शिक्षा के लिए व्यापक और व्यवस्थित नीतियां बनाई गईं। वुड्स डिस्पैच का उद्देश्य भारतीय शिक्षा में सुधार और उसे आधुनिक बनाना था। वुड्स डिस्पैच का मुख्य उद्देश्य भारतीय शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को सुधारना और उसे पश्चिमी सभ्यता के अनुरूप ढालना था। इसमें ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शिक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें कीं, जो न केवल अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए थीं, बल्कि भारतीय समाज में एक नई जागरूकता और वैज्ञानिक सोच की दिशा में भी थीं। वुड्स डिस्पैच के प्रमुख बिंदु। प्रारंभिक शिक्षा का विस्तार। वुड्स डिस्पैच ने प्राथमिक शिक्षा को सभी वर्गों तक पहुंचाने पर जोर दिया। इसके अनुसार शिक्षा को गांव-गांव तक पहुंचाना आवश्यक था। सरकार ने यह निर्णय लिया कि प्राथमिक शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बनाया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब बच्चे को भी शिक्षा मिल सके। इसने गांवों में स्कूलों की स्थापना को बढ़ावा दिया। विभिन्न भाषाओं का महत्व। वुड्स डिस्पैच ने भारतीय भाषाओं को नजरअंदाज करने की बजाय उन्हें शिक्षा के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में स्वीकार किया। हालांकि अंग्रेजी को मुख्य शिक्षा का माध्यम बनाया गया, फिर भी डिस्पैच ने भारतीय भाषाओं के महत्व को भी स्वीकार किया। इसके अंतर्गत भारतीय भाषाओं को लोक शिक्षा के लिए इस्तेमाल किया गया, जबकि उच्च शिक्षा में अंग्रेजी को बढ़ावा दिया गया। सरकारी सहायता। वुड्स डिस्पैच के अनुसार भारतीय शिक्षा संस्थाओं को सरकारी सहायता मिलनी चाहिए। सरकार ने निजी स्कूलों और कॉलेजों को भी अनुदान देने की नीति अपनाई, जिससे शैक्षिक संस्थानों का विकास हो सके और शिक्षा के स्तर में सुधार हो। स्नातक और शोध पाठ्यक्रमों का निर्माण। डिस्पैच में स्नातक और शोध पाठ्यक्रमों की आवश्यकता को रेखांकित किया गया। इसके तहत भारतीय विश्वविद्यालयों में स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध पाठ्यक्रमों की शुरुआत की गई, जिससे भारतीय छात्रों को उन्नत और विशेषज्ञ शिक्षा प्राप्त हो सके। वुड्स डिस्पैच का प्रभाव। वुड्स डिस्पैच ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए, जिनका प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना। वुड्स डिस्पैच के परिणामस्वरूप 1857 में दिल्ली विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ये विश्वविद्यालय भारतीय उच्च शिक्षा के केंद्र बने। विभिन्न शिक्षा का सार्वभौमिककरण। प्राथमिक और उच्च शिक्षा के स्तर पर सुधार के साथ साथ शिक्षा का सार्वभौमिकरण हुआ। अब शिक्षा केवल कुछ विशेष वर्गों तक सीमित नहीं रही, बल्कि गरीब वर्ग के बच्चों को भी शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिले। संस्कृत और अंग्रेजी का संतुलन। वुड्स डिस्पैच ने संस्कृत और अंग्रेजी दोनों का महत्व स्वीकार किया। इसने भारतीय समाज को पश्चिमी और पारंपरिक ज्ञान दोनों के मिश्रण से परिचित कराया। महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि। महिलाओं के लिए स्कूलों की स्थापना और उनके अधिकारों को स्वीकार करने की नीति ने भारतीय समाज में महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया। निष्कर्ष। वुड्स डिस्पैच 1854 भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव किए। यह शिक्षा नीति भारतीय समाज में एक नए दृष्टिकोण की शुरुआत थी, जिसमें आधुनिकता,
समावेशन और विज्ञान के प्रति झुकाव था। वुड्स डिपैच ने भारतीय शिक्षा को एक सुव्यवस्थित दिशा दी और इसे ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक कुशल प्रशासनिक तंत्र बनाने में मदद की। बेसिक एजुकेशन स्कीम। बेसिक एजुकेशन योजना, बेसिक एजुकेशन स्कीम। परिचय। बेसिक एजुकेशन योजना भारत में एक महत्वपूर्ण शैक्षिक पहल थी जो 1950 के दशक में भारतीय शिक्षा नीति का हिस्सा बनी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों को बुनियादी शिक्षा प्रदान करना था ताकि वे अपने जीवन में न्यूनतम ज्ञान और कौशल प्राप्त कर सकें। इसका मुख्य ध्यान प्राइमरी और अपर प्राइमरी शिक्षा पर था ताकि बच्चों को जीवन में आवश्यक शिक्षा और कौशल मिल सकें जो उन्हें सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर बना सके। बेसिक एजुकेशन योजना का इतिहास। बेसिक एजुकेशन योजना की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा की गई थी, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह महसूस किया था कि भारतीय समाज को अंग्रेजी शासन से मुक्ति के बाद शिक्षा प्रणाली में मौलिक सुधार की आवश्यकता थी। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा का विचार पेश किया, जो सिर्फ किताबों और विषयों तक सीमित नहीं था, बल्कि जीवन और समाज से संबंधित व्यावहारिक शिक्षा को भी शामिल करता था। उन्होंने यह विश्वास किया कि शिक्षा का उद्देश्य केवल पढ़ाई नहीं, बल्कि बच्चों को अपने दैनिक जीवन में काम आने वाले कौशलों से लैस करना चाहिए। बेसिक एजुकेशन योजना के प्रमुख उद्देश्य। सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार। इसका प्रमुख उद्देश्य यह था कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या सामाजिक वर्ग से हो। यह शिक्षा सभी के लिए समान हो और बच्चों को उनके पारिवारिक या सामाजिक स्थिति के बावजूद शिक्षा का अवसर मिल सके। व्यावहारिक और जीवनोपयोगी शिक्षा। इस योजना का मुख्य ध्यान बच्चों को केवल शैक्षिक ज्ञान देने पर नहीं था, बल्कि उन्हें उन कौशलों से परिचित कराने पर था जो वे अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर सकते थे। इसमें शिल्प, कृषि, उद्योग, कला और अन्य जीवनोपयोगी कार्यों को शामिल किया गया। सभी वर्गों के लिए शिक्षा का प्रसार। विशेष ध्यान उन बच्चों पर दिया गया जो गरीब और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए थे। इसका उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार करना था, ताकि वे भी मुख्य धारा में आ सकें और उनकी जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। शिक्षा में समानता। इस योजना का एक अन्य प्रमुख उद्देश्य शिक्षा में समानता लाना था, ताकि कोई भी बच्चा जाति, लिंग या सामाजिक स्थिति के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। खासकर लड़कियों, दलितों और आदिवासी समुदायों के बच्चों के लिए विशेष पहल की गई। शिक्षकों की भूमिका। बेसिक शिक्षा योजना के तहत शिक्षकों को केवल शैक्षिक ज्ञान देने के बजाय बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। उन्हें बच्चों के सामाजिक और मानसिक विकास पर भी ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। बेसिक एजुकेशन योजना के प्रमुख उद्देश्य। बेसिक एजुकेशन योजना की विशेषताएं। समग्र शिक्षा का दृष्टिकोण। बेसिक एजुकेशन योजना में समग्र शिक्षा के दृष्टिकोण को अपनाया गया था। इसका मतलब यह था कि बच्चों को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक दृष्टिकोण से सशक्त बनाया जाएगा। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं था, बल्कि बच्चों को एक समग्र व्यक्तित्व में ढालना था। शिल्प और कौशल शिक्षा। इस योजना में शिल्प शिक्षा को बहुत महत्व दिया गया। बच्चों को उनके जीवन के कार्यों में आने वाली आवश्यकताओं के लिए कौशल सिखाए जाते थे, जैसे कि कृषि, बुनाई, कुम्हारी, लकड़ी का काम आदि, ताकि वे अपनी आजीविका कमाने में सक्षम हो सकें। बुनियादी शिक्षा के माध्यम से सामाजिक सुधार। बुनियादी शिक्षा के माध्यम से यह प्रयास किया गया कि समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों, भेदभाव और असमानताओं को समाप्त किया जा सके। इस योजना का उद्देश्य था कि बच्चों को सही सोच और नैतिक शिक्षा प्रदान की जाए, ताकि वे समाज में व्याप्त अन्याय और असमानताओं के खिलाफ खड़े हो सकें। मूल शिक्षा की भाषाएं। बेसिक एजुकेशन योजना में बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने पर जोर दिया गया। इसके अनुसार बच्चों को उनके घर की भाषा में शिक्षा दी जाती थी,
जिससे उनकी समझ में वृद्धि होती थी और वे शिक्षा को अधिक प्रभावी तरीके से ग्रहण कर पाते थे। बेसिक एजुकेशन योजना का कार्यान्वयन। भारत सरकार ने बेसिक एजुकेशन योजना को कई राज्यों और क्षेत्रों में लागू किया। 1950 और 1960 के दशक में सरकार ने कई राज्यों में इस योजना को लागू किया और विद्यालयों में बच्चों को यह शिक्षा दी। इस योजना के तहत कई प्रकार के स्कूलों की स्थापना की गई, जिनमें नियमित विद्यालय, स्वयंसेवी विद्यालय और ग्रामीण विद्यालय शामिल थे। बेसिक एजुकेशन योजना का प्रभाव। शिक्षा का प्रसार। बेसिक एजुकेशन योजना के लागू होने से ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में शिक्षा का प्रसार हुआ। अब बच्चों को स्कूल भेजना पहले से कहीं अधिक आसान हुआ और अधिक बच्चों ने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। लड़कियों की शिक्षा में वृद्धि। इस योजना के माध्यम से लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन मिला। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिलने लगे, जो पहले न के बराबर थे। स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार। इस योजना ने बच्चों को स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूक किया। उन्हें अच्छे स्वास्थ्य के लिए आहार, साफ सफाई और स्वच्छता के महत्व के बारे में शिक्षा दी गई। निष्कर्ष। बेसिक एजुकेशन योजना महात्मा गांधी के शिक्षा के दृष्टिकोण पर आधारित थी, जिसका उद्देश्य बच्चों को जीवन की व्यावहारिक शिक्षा देना था। यह योजना न केवल बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए थी, बल्कि उनका समग्र विकास करने का उद्देश्य भी था। हालांकि यह योजना पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई, लेकिन इसके माध्यम से भारतीय शिक्षा प्रणाली में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए, जो आज भी महसूस किए जाते हैं। 6 मेन पॉइंट्स ऑफ बेसिक एजुकेशन। बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन के 6 मुख्य बिंदु विस्तार से हिंदी में। बुनियादी शिक्षा, जिसे नई तालीम या नैतिक, व्यावहारिक एवं सर्वांगीण शिक्षा भी कहा जाता है, महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित एक शिक्षा प्रणाली है। इसका उद्देश्य शिक्षा को केवल ज्ञान तक सीमित न रखते हुए उसे जीवनोपयोगी, कार्यशील, नैतिक और सर्वांगीण बनाने का था। यह बुनियादी शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं को 6 मुख्य बिंदुओं में विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। 1. कार्य आधारित शिक्षा, वर्क सेंटर्ड एजुकेशन। विवरण। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इसमें हाथों से किया जाने वाला कोई रचनात्मक कार्य, जैसे चरखा काटना, काष्ठकला, कताई बुनाई, कृषि कार्य आदि अनिवार्य रूप से शामिल होना चाहिए। निष्कर्ष। बेसिक एजुकेशन योजना 2 मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा, एजुकेशन थ्रू मदर टंग। विवरण। गांधी जी का मानना था कि बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए, क्योंकि मातृभाषा के माध्यम से बच्चा आसानी से समझ और अभिव्यक्ति कर सकता है। लाभ। विषयों की बेहतर समझ, सोचने और तर्क करने की क्षमता में वृद्धि, आत्मविश्वास में वृद्धि। 3. आत्मनिर्भरता और रोजगारपरकता, सेल्फ रिलायंस, वोकेशनल एम। विवरण। बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को रोजगार योग्य बनाना था, ताकि वे शिक्षा प्राप्त करके अपनी आजीविका चला सकें। इसीलिए शिक्षा में हस्तकला, कृषि और अन्य शारीरिक कार्यों को शामिल किया गया। लाभ। बेरोजगारी की समस्या में कमी, आत्मनिर्भर और उत्पादक नागरिक का निर्माण, आर्थिक स्वतंत्रता की भावना। 5. समाजोपयोगी और नैतिक शिक्षा, सोशली यूजफुल मोरल एजुकेशन। विवरण। इस शिक्षा प्रणाली में बच्चों को ऐसा ज्ञान और व्यवहार सिखाया जाता था जो समाज के लिए उपयोगी हो और जिसमें सच्चाई, अहिंसा, सहयोग, अनुशासन जैसे नैतिक मूल्यों को प्रमुखता दी जाती थी। उद्देश्य। एक जिम्मेदार नागरिक का निर्माण, सामाजिक एकता और समरसता, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण। 6. शिक्षा और उत्पादन का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ एजुकेशन विद प्रोडक्शन। विवरण। गांधी जी चाहते थे कि विद्यालय शिक्षा के साथ साथ उत्पादन केंद्र भी बने।
विद्यार्थी जो भी शारीरिक श्रम करें उससे कुछ उत्पादन हो और वह विद्यालय की आय का स्रोत भी बने। लाभ। शिक्षा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। विद्यार्थियों को श्रम से जोड़ा जाए। शिक्षा का व्यावहारिक पक्ष मजबूत हो। 5 समाजोपयोगी और नैतिक शिक्षा, सोशली यूजफुल मोरल एजुकेशन। विवरण। इस शिक्षा प्रणाली में बच्चों को ऐसा ज्ञान और व्यवहार सिखाया जाता था जो समाज के लिए उपयोगी हो और जिसमें सच्चाई, अहिंसा, सहयोग, अनुशासन जैसे नैतिक मूल्यों को प्रमुखता दी जाती थी। उद्देश्य। निष्कर्ष। बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी की दूरदर्शिता का प्रतीक थी। इसका उद्देश्य केवल शिक्षित नागरिक पैदा करना नहीं था, बल्कि संवेदनशील, जिम्मेदार, आत्मनिर्भर और नैतिक व्यक्ति का निर्माण करना था। यह आज के शिक्षा प्रणाली में भी प्रासंगिक है, विशेषकर जब शिक्षा को रोजगार, नैतिकता और सामाजिक उपयोगिता से जोड़ने की बात होती है। 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गांधीज बेसिक एजुकेशन। महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा के मौलिक सिद्धांत। परिचय। महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन प्रणाली को नई तालीम भी कहा जाता है। गांधी जी ने इस शिक्षा प्रणाली की शुरुआत 1937 में की थी, जिसका उद्देश्य बच्चों को न केवल साक्षर बनाना था, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर, नैतिक, समाजोपयोगी और व्यावहारिक जीवन के लिए तैयार करना भी था। गांधी जी की शिक्षा प्रणाली कुछ मौलिक सिद्धांतों, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर आधारित थी, जो आज भी शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत प्रासंगिक हैं। निष्कर्ष। बुनियाद। 1 श्रम आधारित शिक्षा, एजुकेशन थ्रू प्रोडक्टिव वर्क। सिद्धांत। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा का आधार शारीरिक श्रम होना चाहिए। उन्होंने शिक्षा को किसी उत्पादक कार्य जैसे कारीगरी, कताई, बुनाई, काष्ठकला, कृषि आदि से जोड़ने पर बल दिया। मुख्य उद्देश्य। श्रम का सम्मान बढ़ाना, शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाना, कार्य के माध्यम से सीखने की प्रणाली विकसित करना। 2 मातृभाषा में शिक्षा, मदर टंग एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। सिद्धांत। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए ताकि बच्चों को समझने और सोचने में कोई कठिनाई न हो। लाभ। बेहतर समझ, सोचने की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा। 3 संपूर्ण विकास, ऑलराउंड डेवलपमेंट। सिद्धांत। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल बौद्धिक विकास नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए। अंतर्गत क्षेत्र। बौद्धिक विकास, ज्ञान। नैतिक विकास, सत्य, अहिंसा, अनुशासन। शारीरिक विकास, श्रम, खेल। सामाजिक विकास, सहयोग, सेवा। 4 आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। सिद्धांत। बच्चों को ऐसे कौशल दिए जाएं जिससे वे आजीविका कमाने में सक्षम हो सकें। शिक्षा को रोजगारपरक और व्यावहारिक बनाना चाहिए। उदाहरण। अगर कोई छात्र चरखा चलाना सीखता है और सूत कातता है तो यह काम उसे भविष्य में आर्थिक मदद भी दे सकता है। बुनियादी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य। पूर्ण व्यक्तित्व विकास, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। विवरण। शिक्षा का उद्देश्य केवल बौद्धिक विकास नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आत्मिक विकास भी है। बच्चे को एक संतुलित, संस्कारित और नैतिक इंसान के रूप में विकसित करना बुनियादी शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य है। मुख्य क्षेत्र। बुद्धि, ज्ञान, शरीर, श्रम और स्वास्थ्य, नैतिकता, सत्य, अहिंसा, अनुशासन। आत्मा, आध्यात्मिक जागरूकता। 2 आत्मनिर्भरता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। विवरण। गांधी जी चाहते थे कि शिक्षा व्यक्ति को इतना सक्षम बनाए कि वह अपने जीवन की आजीविका स्वयं चला सके। शिक्षा में हस्तकला या कोई उत्पादक कार्य आवश्यक रूप से शामिल हो, जिससे विद्यार्थी व्यावसायिक कौशल प्राप्त करें। उदाहरण। बुनाई, कताई, लकड़ी का काम, कृषि कार्य आदि। अनुभव आधारित और व्यावहारिक शिक्षा, एक्सपीरियंशियल प्रैक्टिकल एजुकेशन।
विवरण बच्चों को केवल पुस्तकों से नहीं बल्कि करके सीखने लर्निंग बाय डूइंग की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। इससे ज्ञान स्थायी बनता है और बच्चा अधिक रुचि के साथ सीखता है। उद्देश्य विषयों को जीवन से जोड़ना, बच्चों की जिज्ञासा को प्रोत्साहन देना, रचनात्मक सोच और समस्याओं का समाधान सीखना। 4 मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा एजुकेशन थ्रू मदर टंग। विवरण शिक्षा का माध्यम बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए जिससे वे सहज रूप से सीख सकें और सोचने की स्वतंत्रता विकसित हो। लाभ बेहतर समझ, मानसिक विकास में वृद्धि, संस्कृति और परंपराओं से जुड़ा, नैतिक और चारित्रिक विकास मोरल एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। विवरण बच्चों में सत्य, अहिंसा, सहानुभूति, अनुशासन और सेवा जैसे नैतिक गुणों का विकास करना बुनियादी शिक्षा का एक मूल उद्देश्य है। लक्ष्य चरित्रवान नागरिक बनाना, समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना, नैतिकता और मूल्य आधारित जीवन शैली। 6 समाज सेवा और सहयोग की भावना सोशल सर्विस कोऑपरेशन। विवरण बुनियादी शिक्षा बच्चों में समाज के प्रति कर्तव्यबोध और सेवा की भावना उत्पन्न करती है। यह उन्हें समूह में कार्य करने, दूसरों की मदद करने और समाज के साथ जीने की कला सिखाती है। उदाहरण विद्यालयों में सामाजिक कार्यों, सफाई अभियान, सामूहिक रसोई, पेड़ लगाना आदि में भागीदारी। नैतिक और चारित्रिक निष्कर्ष कंक्लूजन। महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा एक समग्र, नैतिक, श्रमशील और समाजोपयोगी शिक्षा प्रणाली है। इसके उद्देश्य सिर्फ स्कूल या कक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि बच्चों को जीवन के योग्य, आत्मनिर्भर, चरित्रवान और समाज के लिए उपयोगी नागरिक बनाना है। यह शिक्षा प्रणाली आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है, विशेषकर जब हम शिक्षा को रोजगार, नैतिकता, व्यवहारिकता और जीवन कौशल से जोड़ने की बात करते हैं। रिकमेंडेशंस ऑफ खेर कमिटीज रिगार्डिंग बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन के संबंध में खेर समिति की सिफारिशें। भूमिका बटा परिचय। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने यह अनुभव किया कि देश में शिक्षा प्रणाली को पुनर्गठित करने की आवश्यकता है। विशेषकर गांधी जी द्वारा प्रतिपादित बेसिक एजुकेशन नई तालीम को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक ठोस कार्य योजना बनाई जानी चाहिए। इसी संदर्भ में भारत सरकार ने वर्ष 1951 में खेर समिति खेर कमेटी की स्थापना की। इस समिति का उद्देश्य था बेसिक एजुकेशन के कार्यान्वयन, समस्याओं और प्रभावशीलता की समीक्षा करना तथा इसे राष्ट्रव्यापी बनाने के लिए सुझाव देना। निष्कर्ष कंक्लूजन। महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा एक समिति अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल खेर, बीजी खेर, तत्कालीन बॉम्बे प्रांत के मुख्यमंत्री। खेर समिति की प्रमुख सिफारिशें विस्तार से। 1. बेसिक एजुकेशन को राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का आधार बनाया जाए। सिफारिश खेर समिति का मानना था कि गांधी जी की बुनियादी शिक्षा प्रणाली भारतीय संस्कृति, समाज और ग्रामीण जीवन के अनुरूप है। अतः इसे भारत की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली का मूल आधार बनाया जाना चाहिए। 2. शारीरिक श्रम आधारित कार्य को शिक्षा से अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए। सिफारिश प्रत्येक छात्र को कम से कम एक हस्तकला या उत्पादक कार्य जैसे कताई, बुनाई, लकड़ी कार्य, कुम्हारी आदि में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इससे शिक्षा व्यावसायिक और आत्मनिर्भर बनती है। 3. मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। सिफारिश खेर समिति ने गांधी जी की इस बात को समर्थन दिया कि शिक्षा का प्रारंभिक माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए, जिससे बच्चों की समझ और अभिव्यक्ति बेहतर हो। 4. बेसिक एजुकेशन के लिए विशेष पाठ्यक्रम विकसित किया जाए। सिफारिश शारीरिक श्रम, नैतिक शिक्षा, समाज सेवा और पर्यावरण जागरूकता जैसे तत्वों को मिलाकर एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया जाए जो जीवनोपयोगी और भारतीय परिवेश के अनुरूप हो।
5 शिक्षकों का विशेष प्रशिक्षण, बेसिक टीचर ट्रेनिंग। सिफारिश: बेसिक शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देना आवश्यक है। उन्हें उत्पादक कार्यों, सामाजिक मूल्यों, नैतिक शिक्षा और शारीरिक श्रम के महत्व को समझना चाहिए। 6 शिक्षा और उत्पादन का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ एजुकेशन विद प्रोडक्शन। सिफारिश: शिक्षा संस्थानों में छात्रों द्वारा किया गया श्रम विद्यालय की आर्थिक आत्मनिर्भरता में सहायक होना चाहिए। इससे शिक्षा केवल खर्च न बनकर उत्पादक शक्ति में बदल सकती है। 7 बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। सिफारिश: बेसिक शिक्षा में बालिकाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष योजनाएं और सुविधाएं दी जाएं, जैसे अलग स्कूल, महिला शिक्षक, छात्रवृत्ति आदि। निष्कर्ष, कंक्लूजन। खेर समिति ने बुनियादी शिक्षा को भारतीय समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप एक समग्र, व्यावहारिक और नैतिक शिक्षा प्रणाली माना। इसकी सिफारिशें गांधीवादी मूल्यों और ग्रामीण भारत के विकास की भावना से जुड़ी थीं। हालांकि समिति की कई सिफारिशों को लागू किया गया, लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति और संसाधनों की कमी के कारण इसे व्यापक रूप से सफल नहीं बनाया जा सका। 10 इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेसिक एजुकेशन। परिचय। महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन, केवल साक्षरता तक सीमित न होकर एक समग्र, जीवनोपयोगी और श्रम सम्मान आधारित शिक्षा प्रणाली थी। गांधी जी ने इसका औपचारिक रूप से उल्लेख 1937 में वर्धा शिक्षा योजना के माध्यम से किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने इसे प्राथमिक स्तर पर लागू करने का प्रयास किया, परंतु इसका कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन, अनेक कारणों से आंशिक और सीमित रह गया। बुनियादी शिक्षा के कार्यान्वयन की प्रमुख घटनाएं और प्रयास। 1. वर्धा शिक्षा योजना, वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, 1937। कार्य। गांधी जी ने वर्धा में एक सम्मेलन में यह प्रस्ताव रखा कि शिक्षा को श्रम आधारित, मातृभाषा में और नैतिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। इसे ही बुनियादी शिक्षा की नींव माना गया। उद्देश्य: शिक्षा को उत्पादक श्रम से जोड़ना, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, जाति और वर्ग भेद से मुक्त शिक्षा देना। 2. जाकिर हुसैन समिति, 1938। भूमिका: वर्धा योजना को लागू करने और विस्तार से कार्य योजना बनाने के लिए एक समिति बनी जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर जाकिर हुसैन ने की। समिति ने बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत, पाठ्यक्रम और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विस्तृत रिपोर्ट दी। 3. स्वतंत्रता के बाद कार्यान्वयन, पोस्ट इंडिपेंडेंस इम्प्लीमेंटेशन। प्रमुख कदम। 1947 के बाद भारत सरकार ने बुनियादी शिक्षा को सरकारी नीति में स्थान दिया। कुछ राज्यों जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात में बेसिक स्कूलों की स्थापना की गई। शिक्षा नीति में समावेश। 1950 में संविधान लागू होने के बाद अनुच्छेद 45 के तहत 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का वादा किया गया, जो गांधीवादी सोच से प्रेरित था। 4. खेर समिति, 1951। भूमिका: बुनियादी शिक्षा के कार्यान्वयन और समस्याओं की समीक्षा हेतु खेर समिति बनाई गई। समिति ने इसके सफल क्रियान्वयन के लिए कई सार्थक सिफारिशें की, जैसे वित्तीय सहायता, शिक्षक प्रशिक्षण, सामाजिक सहभागिता आदि। 5. पंचवर्षीय योजनाओं में स्थान। प्रयास। प्रथम 1951 से 56, द्वितीय 1956 से 61 और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में बुनियादी शिक्षा को प्राथमिकता दी गई। गांवों में स्कूलों की स्थापना, शिक्षक प्रशिक्षण, छात्रवृत्तियां और शिल्प कार्यों का समावेश किया गया। 3. स्वतंत्रता के बाद कार्यान्वयन, बुनियादी शिक्षा के कार्यान्वयन में समस्याएं बटा बाधाएं, चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन। आर्थिक संसाधनों की कमी। बेसिक स्कूलों को चलाने के लिए उत्पादक कार्यों की जरूरत थी,
लेकिन सरकार के पास आवश्यक संसाधनों, उपकरणों और प्रशिक्षित शिक्षकों की भारी कमी थी। 2 शिक्षकों की अयोग्यता और प्रशिक्षण की कमी। बहुत से शिक्षक हस्तकला या श्रम आधारित शिक्षा देने के लिए प्रशिक्षित नहीं थे। उन्हें गांधीवादी दर्शन का भी समुचित ज्ञान नहीं था। 3 शहरी वर्ग की उपेक्षा। बेसिक शिक्षा को अधिकतर ग्रामीण और निर्धन वर्ग तक सीमित समझा गया। शहर मध्यम वर्ग ने इसे कमतर आंका और अंग्रेजी माध्यम व वेस्टर्न एजुकेशन को प्राथमिकता दी। 4 राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा नीति में गांधी जी की सोच का समर्थन तो किया गया, परंतु आधुनिक तकनीकी और पाश्चात्य शिक्षा मॉडल को प्राथमिकता दी गई। 5 व्यावसायिक सफलता की होड़। बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य जीवनोपयोगी और नैतिक शिक्षा था, जबकि समाज में डिग्री आधारित नौकरी प्राप्ति को प्राथमिकता दी गई, जिससे यह प्रणाली अप्रासंगिक लगने लगी। आज की स्थिति में कार्यान्वयन, रेलेवेंस स्टेटस टुडे। नई शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 में बुनियादी शिक्षा के कई तत्वों जैसे हैंड्स ऑन लर्निंग, कार्य आधारित शिक्षा, जीवन कौशल और मूल्य आधारित शिक्षा को फिर से महत्व दिया गया है। स्कूल शिक्षा में कौशल विकास, प्रयोगात्मक शिक्षा और स्थानीय शिल्प को अब फिर से जोड़ा जा रहा है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। बुनियादी शिक्षा का कार्यान्वयन गांधी जी की दूरदर्शिता और भारतीय सामाजिक जरूरतों के अनुरूप था, लेकिन व्यावहारिक कठिनाइयों, संसाधनों की कमी और सामाजिक मानसिकता के कारण इसे पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सका। आज जब हम सीखते हुए कमाना और कमाते हुए सीखना की बात करते हैं, तो गांधी जी की बुनियादी शिक्षा फिर से समय की मांग बनती जा रही है। प्रिय विद्यार्थियों, कृपया इन वीडियो का लिंक अपने सभी मित्रों और सहपाठियों के साथ साझा करें। धन्यवाद।